Reasons why F1 visa is or can be rejected. Let's begin. अगर आपका यूएस वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका है एंड आप सेकेंड ट्राई में जा रहे हो, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड अगर आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ है बट यू आर गोइंग फॉर यूएस इंटरव्यू इन दिसंबर, दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं इंक्लूड करनी है. ओके, शुरू करते हैं. द फर्स्ट रीज़न इज़ लो रैंक यूनिवर्सिटी. जब आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो जिसकी रैंकिंग बहुत कम है इन द यूनिवर्सिटी रेंज, एंड देन आपको वहाँ से एडमिशन्स मिल जाता है एंड देन यू आर कंसिडरिंग कि ओके अब मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, जैसे कम्युनिटी कॉलेजेस हो सकते हैं ना, सो आपके जो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर रहे हो जिसकी रैंकिंग बहुत कम है, बिकॉज इंस्टेंटली जब वो यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ेंगे ना वो इंटरव्यूअर, उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी दैट यू आर गोइंग टू बी इलीगल देयर. पढ़ाई तो जाए भाड़ में, आपने जाके वहाँ पे पैसे कमाने, उसके माइंड में ये एक थॉट नहीं आना चाहिए. राइट, दैट्स वाई लो रैंक यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई मत करना. सेकेंड रीजन इज फाइनेंशियल इनसफिशियंसी. अब ये टर्म का मतलब क्या हुआ? ये टर्म का मतलब हुआ फाइनेंशियल इनसफिशियंसी. आपके जो फंड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक साल के कॉलेज की फीस है $20,000, तो आपने बस $22,000 दिखाए, बस $2,000 एक्स्ट्रा. ये चीज़ करेक्ट नहीं है. एटलीस्ट $5,000 से $10,000 एक्स्ट्रा दिखाना थ्रू योर एफिडेविट्स और एनीथिंग. जब वो इंटरव्यू देखता है ना कि इसके पास ही इतने पैसे नहीं है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, लाइक एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए, दैट बिकम्स द मेन रीज़न आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का. ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना. द थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर योर रिजेक्शन इज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का मतलब क्या? सोचो आपने DS 160 में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड जब इंटरव्यूअर आपको वही चीज़ घुमा फिरा के पूछ रहा है, आप एकदम उल्टी चीज़ बोल रहे हो, है ना. सो ये जो इनकम्प्लीटनेस है ना कि यहाँ पे कुछ, ये नहीं करना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है. ठीक है, अपने DS 160 को बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है. ठीक है, सोचो आपने वहाँ पे स्पॉन्सर के बारे में कुछ बोला है बट आप एक्चुअल इंटरव्यू में कुछ और ही बोल रहे हो. सो ये चीज़ नहीं, दिस बिकम्स द मेन रीज़न बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स ही एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो मैच नहीं कर रहे हैं. एंड ये फ्यूचर में जाके अगर उसमें आपका रिजेक्ट हो जाता है ना, देन आपके रिकॉर्ड्स में तो जाएगा एंड देन फ्यूचर में भी आपको दिक्कत होगी. सो DS 160 को बहुत ज़्यादा ध्यान से फिल करो. ये कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस मत रखना. ट्रूथफुल आंसर्स देना, सच बोलना एंड कंप्लीट आंसर्स देना. ओके. नंबर 4 इज कम्युनिकेशन स्किल्स. अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपको बहुत एकदम फ्लुएंटली आनी चाहिए. नो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है देन भी आपका वीज़ा इंटरव्यू क्लियर हो सकता है बहुत आसानी से. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि जब आप उसको अपना आंसर ठीक से कन्वे नहीं कर पाते हो. सोचो आपके माइंड में आपने आंसर पूरा प्रिपेयर करके रखा है बट बोलते समय यू आर नॉट एबल टू कन्वे इट प्रॉपरली टू द इंटरव्यूअर एंड देन इंटरव्यूअर के माइंड में तो डाउट्स रह जाएंगे ना. ये चीज़ को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? अगेन, लैंग्वेज नहीं इम्प्रूव करनी है, लैंग्वेज में ठीक रहना है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है. एंड वो आप कैसे करोगे? बार बार आंसर्स को प्रैक्टिस करके. एवरी टाइम आपको जब फ्री टाइम मिल रहा है आप अपने आप से बातें करो, आप मिरर के सामने बातें करो, है ना. इससे कम्युनिकेशंस डेवलप होती है. आप सोचो आपके सामने इंटरव्यूअर है एंड आप ऐसे टेस्ट दे रहे हो कि आई हैव प्रिपेयर्ड लाइक दिस, लाइक सोचो कि आपके सामने वो बंदा है. ठीक है, विजुअलाइज करो एंड ऐसे ही आपकी कम्युनिकेशन ईजी होंगी. सोचो कि आप उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो कि क्या आप समझ पा रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो आपको जानता नहीं है. ठीक है ना. सो बहुत ही ईजिली आपको अपना आंसर कन्वे करना है थ्रू कम्युनिकेशन. अगर आपने अपना आंसर कन्वे नहीं किया आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस. अब ये जो पॉइंट है ना ये उनके लिए है जिनका वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका है एंड आप फिर से देने जा रहे हो. ठीक है, सो इसका मतलब क्या? चेंज इन सर्कमस्टांस का मतलब, तो मुझे बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, ये यूनिवर्सिटी थी मेरी, अब मैंने ये यूनिवर्सिटी DS 160 में दिखा दी, प्लीज़ गिव मी द आंसर. ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टिप देने आई हूँ, एडवाइस देने आई हूँ. मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कैसे आंसर बनाना है, बट प्रिपेयर आपको खुद से करना है. सो मुझे ये सब कमेंट्स मत किया करो कि प्लीज़ गिव मी एन आंसर. नो, प्रिपेयर आपको करना है, इंटरव्यू आपका है, US आपको आना है. राइट, तो प्लीज़ अपना हार्ट एंड सोल दो अपनी प्रिपरेशन में. मेरे उस पर मत बैठे रहो कि अच्छा ये मेरे को आंसर लिख के दे देगी मैं लर्न करके चल जाऊँगा.
आंसर्स पर्सनल होने चाहिए, उसको आपका रीज़न जानना है, ये गूगल से आंसर्स नहीं चाहिए उसको, ठीक है। सो प्लीज़ प्रिपेयर पर्सनल एंड इन डेप्थ आंसर्स, ओके। यूनिवर्सिटी चेंज कर लेने से, सोचो आपने कोई यूनिवर्सिटी थी, अब सेकेंड इंटरव्यू में आपने दूसरी यूनिवर्सिटी ले ली, यूनिवर्सिटी की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है, ये समझो। यूनिवर्सिटी चेंज करने से इट्स नॉट कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ, ये आपको इसका रीज़न जानना है। बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, आपने प्रॉपर अपने आप को उस वे में प्रिपेयर नहीं किया, तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब चलो कोई नहीं, हो गया तो हो गया, बट इस बार नहीं होना चाहिए फिर से, राइट। सो प्रिपेयर योर सेल्फ थरली। ये मत करो कि अच्छा मैंने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, DS 160 में आपने अब डिफरेंट यूनिवर्सिटी कर ली, आपके रिकॉर्ड्स में सब कुछ होता है। सो जब आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हो ना, फिर अब इंटरव्यूअर के माइंड में अब और एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इसने अब यूनिवर्सिटी चेंज क्यों की, फिर वो आपको और क्वेश्चंस पूछेंगे, और आपका इंटरव्यू जो पूरा लाइक कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये सब मत करो, ठीक है। समझो कि आपका जो वीज़ा था वो क्यों रिजेक्ट हुआ। ये मत करो कि अच्छा हो गया ना, मैं ये रीज़न बदल देता हूँ, नहीं। रीज़न समझो, प्रिपेयर करो अपने आप को अकॉर्डिंगली, ओके। मेजर्स चेंज करने से, यूनिवर्सिटी चेंज करने से, अपना कोर्स चेंज करने से, ये सब से आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। मैंने बहुत देखे हैं लोग अपने मेजर्स ही चेंज कर लेते हैं, अगर बिजनेस मेजर से तो सीधा टपक के कंप्यूटर पे आ जाएंगे। ये सब नहीं करना है, उसके माइंड में और डाउट्स होंगे कि क्यों इसने अपना मेजर ही चेंज कर लिया। जस्ट बिकॉज आपका एक बार वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ तो आपने अपने मेजर्स, अपने बिजनेस चेंज कर लिए, जस्ट बिकॉज आप एक बार बस USA एंटर कर जाओ एंड देन आप इलीगल हो जाओ, है ना। तो ये चीज़ उसके माइंड में आ सकती है। सो दैट्स वाई ये सब गलतियां नहीं करनी है, ओके। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर योर US वीजा रिजेक्शन, ये जो टॉपिक है ना, ये जो आपका मेन पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंटर रिलेटेड विद एवरी पॉइंट। मतलब मैंने जो 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए ना, ये एक पॉइंट सबसे रिलेट करता है, ठीक है, विच इज नॉट शोइंग स्ट्रॉन्ग होम टाइज। द मोस्ट कॉमन रिजेक्शन जो स्टूडेंट्स को मिलता है, दैट इज द 214 रिजेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस? जब आप फेल हो जाते हो टू शो स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस, दैट्स व्हेन आपको ये रिजेक्शन मिलता है ना। स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कितना प्यार है इंडिया से, नो। स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस का मतलब ये है कि जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या आप रिटर्न करोगे। तो ये जो प्रोसेस है ना कि हाँ जी मैं रिटर्न होऊंगा, इसको कहा जाता है लाइक शोइंग स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस, कि इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी है, इंडिया में आपकी फैमिली है, एंड आप अमेरिका में सेटल नहीं हो गए आफ्टर योर स्टडीज, यू वॉन्ट वर्क देयर बाई एनी चांस, यू विल कम बैक टू योर कंट्री एंड आप वहाँ पे अपना करियर बनाओगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट यू आर शोइंग स्ट्रॉन्ग होम कनेक्शंस। एंड ये एक जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आपके जितने भी आंसर्स है वो पर्सनल होने चाहिए। पर्सनल का मतलब ये होता है कि उसको आपके एक बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाएगा, एंड जब आपके पर्सनल आंसर्स होते हैं ना, देन वो इंसान भी इंटरेस्टेड होता है सुनने में, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो मैंने इंटरव्यू दिया है ना, वो एक इंटरव्यूअर है, उसको दिन में कितने लाइक 50-100 बच्चों का इंटरव्यू लेना होता है, ठीक है। एक स्क्रीन लगी होती है टुवर्ड्स हिज राइट साइड, एंड वो देख सकता है कि कितने सारे एप्लीकेशन है। अब सोचो मैंने अपनी वीडियो में कई बार एक ही चीज को 2-3 बार रिपीट किया, एंड मुझे पता है कि सुनने में इरिटेटिंग लग सकता है कि भाई प्लीज एक बार बोल दिया ना, ठीक है। अब आप उस बंदे का सोचो, 50-100 बच्चे, वही क्वेश्चंस, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस, लाइक हर वो वही क्वेश्चंस वही बच्चे बार बार रिपीट कर रहे, उसको भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी, राइट। बट जब आप भी उसी टाइप के आंसर्स देते हो ना, देन उसके मन में एक डाउट आ जाता है, ठीक है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि गाइस चिल, है ना, बस इंटरव्यूअर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसका मूड अच्छा होगा तो आपका वीजा अप्रूव कर देगा, अगर उसका मूड खराब हुआ तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट द केस। अगर आप बहुत अच्छे से एंड कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर होके जाते हो, आंसर्स आपके पर्सनल होते हैं, आपने खुद से प्रिपेयर करके वो आंसर्स दिए ना, आपका वीजा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। या अगर आपने गूगल से रट के वही क्वेश्चंस दिए हैं तो 50 बच्चे दे रहे, देन आपका वीजा तो रिजेक्ट होना ही है, ठीक है। तो अपने आंसर्स को पर्सनल रखो, अपने आंसर्स में स्ट्रॉन्ग होम टाइज दिखाओ कि आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया, ठीक है। सो समरी कंक्लूजन, सबसे पहले लो रैंक यूनिवर्सिटी, आपको किसी भी लो रैंक यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, लाइक कम्युनिटी कॉलेजेस, ओके। सेकंड इज फाइनेंशियल इंसफिशिएंसी, अपने फंड्स बहुत अच्छे से दिखाओ, ये नहीं कि अगर $16,000 फीस है तो आप बस $17,000 दिखा रहे हो, नहीं, $5,000 से $10,000 हमेशा एक्स्ट्रा दिखाओ, इतना कि आई हैव मनी टू सपोर्ट माई एजुकेशन, ठीक है।
थर्ड इज इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस। अगर आपने DS 160 में कुछ दिखाया है एंड आप रियल में कुछ बोल रहे हो, वो चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए। ये मत रखना कि इनकम्प्लीट आप आंसर्स दे रहे हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो एंड देन मेन इंटरव्यू में आप कुछ और ही बोल रहे हो, इससे भी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं बिकॉज उसके मन में डाउट्स ओपन अप होते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। फोर्थ इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इंग्लिश अच्छी हो बुरी हो इससे मैटर नहीं करता है। आपको इस वे में अपने आंसर्स प्रिपेयर करने हैं कि जब आप उसको अपने आंसर्स बोल रहे हो, while you're conveying them, उसके मन में डाउट ना हो, राइट। सो आपको वो कम्युनिकेट उससे इतने अच्छे से करना है कि आप जो बोल रहे हो वो उसको अच्छे से समझ जाए एंड वो कैप्चर कर सके कि आप बोलना क्या चाहते हो। आप जो भी बोल रहे हो उसको लाइक उस चीज का मीनिंग समझ आना चाहिए। ओके। फिफ्थ इज चेंज इन सर्कमस्टांस, मतलब अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, अगर आपने अपने मेजर्स चेंज कर ली, ये सबसे मैटर नहीं करता है। फोकस ऑन द मेन थिंग, ये सब सब साइड की चीजें हैं। ठीक है, मेन फोकस करो कि आपने मेनली जो रिजेक्शंस मिलते हैं विच इज द 214B रिजेक्शंस, मेनली दे आर फोकस्ड ऑन व्हाई, लाइक आपने प्रॉपर होम टाइज नहीं दिखाए। ठीक है, सो आपको बस यही चीज पे फोकस करना है कि आप दिखाओ उसको एक चीज समझा दो कि मैं USA में अपनी पढ़ाई करने के बाद आई विल रिटर्न बैक टू माई कंट्री एंड स्टार्ट माई करियर हियर इन इंडिया इन माई होम कंट्री। उसके मन में, उसके माथा मुंडू में ये बात एकदम बिठा दो कि भाई मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है। फाइनली द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द होम टाइज। जैसे मैंने कहा, शो स्ट्रॉन्ग होम टाइज, शो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद इंडिया। आपकी फैमिली यहाँ पे है, यू हैव एसेट्स, यू हैव प्रॉपर्टीज, उसको ये चीजें बोलो कि मेरे पास इतना एस्टेट है, इतना रियल एस्टेट है ना, तो उसको पता चल जाएगा कि चलो जी ये अपनी पढ़ाई करके इंडिया वापस आ रहा है, आपको बस वीजा चाहिए। ठीक है, सो उस हिसाब से आंसर्स प्रिपेयर करो। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। देखो मैथ्स में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, एंड देन आपको पता होता है कि चलो ये फॉर्मूला के साथ इतने सारे सम्स हो जाएंगे, राइट। इस क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला है योर होम कंट्री, योर स्ट्रॉन्ग होम टाइज, है ना। ये एक फॉर्मूला से आपको अपने सारे आंसर्स प्रिपेयर करने। ठीक है, सो योर फॉर्मूला इज योर होम कंट्री, योर स्ट्रॉन्ग होम टाइज, एंड आपको पता है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस रिजेक्शन क्वेश्चन, वो सब में ये एक पॉइंट जरूर रहेगा, इसके बिना आपका आंसर्स कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सो अपने फॉर्मूला को अच्छे से समझना एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स प्रिपेयर करना। ओके, एंड दैट्स अबाउट टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट उससे पहले सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।